वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ BL पाटीदार। आई हैव 3 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड 8 year ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट आईटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक, अर्धचालक एवं कुचालक। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं आईटीआई की परीक्षा में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनको हमने लिया है इस वीडियो में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी ये सीरीज है और आज हमने चालक, अर्धचालक और कुचालक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। साथ ही आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है कहलाते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक या अधातु। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अ, अधिक होती है वे चालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक पदार्थों में मानक चालक माना जाता है चांदी, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम। ये चारों ही चालक पदार्थ हैं और सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम चांदी को प्रयोग नहीं कर सकते चालक के रूप में क्योंकि ये कॉस्टली होता है, थोड़ा-सा महँगा होता है चांदी, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत कम जगह चांदी का प्रयोग किया जाता है एज़ इलेक्ट्रिकल में। तो जो मानक चालक माना जाता है वो है तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विच, सॉकेट एवं होल्डर के टर्मिनल किस धातु के बनाए जाते हैं? एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल या जीआई। यहाँ पे जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। मैंने गैल्वेनाइज्ड आयरन नहीं लिखा है, यहाँ पर जीआई लिखा है, आप ध्यान देना इसको। देखिए, स्विच, सॉकेट और होल्डर के जो टर्मिनल बने होते हैं वो पीतल के बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पीतल हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा लोह चुंबक पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कोबाल्ट, लिथियम, आयरन या निकेल। तो यहाँ पर जो लिथियम है वो लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सही आंसर होगा वो आपका लिथियम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। तो यहाँ पर लिथियम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं, अनुचुंबकी पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ को यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। ये अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जो चुंबक की ओर हल्का-सा आकर्षित होते हैं और जिनकी चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम और लिथियम। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये उस चुंबक का मान थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, इसीलिए इनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये आकर्षित चुंबक की ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, हल्का-सा आकर्षित हो सकते हैं और प्रतिचुंबकी जो पदार्थ होते हैं, वो उस चुंबकशीलता को कम कर देते हैं। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर उनको रखा जाएगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ये कम कर देंगे। वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर तुरंत आकर्षित हो जाएँगे, चुंबक की ओर चले जाएँगे, वे सभी लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएँगे। तो यहाँ पर जो उदाहरण है आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी यहाँ पर लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं और जो लिथियम था यहाँ पर वो है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस बार बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटिंग लेड, इंट्रिंसिक पदार्थ, कॉपर रॉड या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जो बस बार है उसमें हम अधिकतर कॉपर रॉड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर रॉड या कॉपर प्लेट। चलिए
बिजली के बल्ब के तंतु किसके बने होते हैं? तो आप सबने पढ़ा ही है इसके बारे में। टंगस्टन है, उसका प्रयोग हम लोग बिजली के बल्ब के तंतु बनाने में करते हैं। टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग बिजली के बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। चलिए, वही क्वेश्चन आ गया आपका। टंगस्टन का गलनांक क्या है? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3382 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3382 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका 3382 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, कॉन्स्टेनन एक मिश्र धातु है चांदी और टीन की, तांबा और टंगस्टन की, तांबा और निकिल की और तांबा और जिंक की। तो अब नाम देखिए आप, कॉन्स्टेनन, तो बहुत सारे बच्चे सोच के लगा देते हैं कि कॉन्स्टेनन मीन्स तांबा और टंगस्टन इसका सही आंसर होगा, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका तांबा और निकिल। ध्यान रखना आप, यूरेका में भी यही चीज होती है, तांबा और निकिल, और कॉन्स्टेनन में भी यही चीज होती है, तांबा और निकिल। तो कॉन्स्टेनन किसकी मिश्र धातु है यहाँ पर? तांबा और निकिल की। चलिए, विद्युत मशीनों में इस्तेमाल होने वाले क्लास बी इंसुलेशन की अधिकतम तापमान सहन की क्षमता कितनी है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने आईटीआई की रेगुलर क्लास ली होगी तो उसमें आपने इंसुलेशन क्लास देखी होगी। क्लास एफ है, क्लास बी है, क्लास ए है, क्लास एच है। इन सभी में अलग अलग टेम्परेचर होता है और अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो क्लास बी के लिए जो मटेरियल यूज होता है, क्लास बी के लिए जो इंसुलेशन टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर। अब इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, तो ये देखिए टेबल आप। सबसे कम क्लास वाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान सहन क्षमता है, और इसमें जो अचालक पदार्थ प्रयोग होते हैं वो होते हैं सूत, रेशम, सामान्य कागज। फिर आता है क्लास ए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें भी लगभग यही रहते हैं, बस कागज जो है वो तेल में भिगा हुआ कागज होता है। फिर क्लास ई में, फिर क्लास बी। अब यहाँ पर क्लास बी का दिया हुआ था आपको क्वेश्चन, तो क्लास बी में अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो यूज होते हैं अचालक पदार्थ वो हैं अब्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, अचालक पदार्थ कौन से प्रयोग होते हैं किस क्लास में, और उस क्लास का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो, अब आपका एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन हो गए, बन गए हैं। क्लास बी के अलावा अगर कोई अन्य क्लास भी पूछता है तो उसमें से आप यहाँ पर देख के इसको याद कर लें, ताकि जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको बना सकें। सबसे लोवेस्ट क्लास क्लास वाई है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाईएस्ट क्लास है क्लास सी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ नहीं है? आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम या तांबा। जो तांबा है वो आपका कंडक्टर है, और आर्सेनिक, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों सेमीकंडक्टर है। ध्यान रखना ये तीनों पदार्थ आपके अर्धचालक हैं, और तांबा यहाँ पर आपका चालक है। ये चालक की कैटेगरी में आता है, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यूरेका क्या है? आयरन, क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, निकिल एवं तांबा की मिश्र धातु, निकिल, क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम की मिश्र धातु या निकिल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु। तो यूरेका एक मिश्र धातु है, और जिसका प्रयोग प्रतिरोध बनाने में हम करते हैं। जो आपके प्रतिरोध बनाए जाते हैं उसमें यूरेका का प्रयोग होता है, यूरेका का। और यूरेका जो मिश्र धातु है निकिल एवं तांबा की मिश्र धातु है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, निकिल एवं तांबा की मिश्र धातु। अब इसमें यह पूछा जाता है कई बार कि यूरेका में कितना प्रतिशत निकिल होता है और कितना प्रतिशत तांबा होता है।
ये देखिए यहाँ पर यूरेका में 40% निकिल एवं 60% तांबा प्रयोग किया जाता है। ये जो टॉपिक है चालक, अर्धचालक एवं कुचालक, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई बार मिश्र धातुओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके डेटा आपको याद रखना है। यूरेका का याद रखना, नाइक्रोम का याद रखना है, पीतल का याद रखना है। ऐसे सभी के आपको मिश्र धातुओं के संयोजन याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं या पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो उसमें हम लोग अशुद्धि मिलाई जाती है। तो उस अशुद्धि के मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, चयन, डोपिंग या मिश्रण? अब ध्यान रखना इसको। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डोपिंग। उच्च चालक सामग्री की मुख्य विशेषता है। जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? किस रीजन से हम उसे यूज करते हैं? अधिक धारा चालन, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें करंट फ्लो हो सके, कम यांत्रिक क्षमता, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उच्च डाई इलेक्ट्रिक क्षमता यानी कि हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें हम उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कितने वोल्टेज पर एमएम तक वो इंसुलेटिंग मटेरियल वोल्टेज को सहन कर सकेगा, ये क्षमता हम लोग उसमें देखते हैं किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में, कुचालक सामग्री में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर वाइंडिंग में उपयोग होता है कर्षित कठोर तांबा, एनिलीकृत तांबा, कठोर तांबा या निकिल। तो आप ध्यान देना, जो मोटर वाइंडिंग में जो वायर यूज करते हैं हम लोग, वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होता है, यानी कि एनिलीकृत तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एनिलीकृत तांबा। यदि ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ आता है कि सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, वो भी आंसर आपका सही आंसर है। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम तापमान पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च, शून्य, 1 या निम्न? तो जितने भी अर्धचालक होते हैं वो लो टेम्परेचर पर हाई रेजिस्टेंस देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। यहाँ पर लो टेम्परेचर पे पूछा है तो लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा आपका? उच्च, हाई रेजिस्टेंस। इसका जो आंसर है वो आपका हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च। देखिए फिर से वापस मिश्र धातु का प्रश्न आ गया। नाइक्रोम मिश्र धातु है निकिल एवं तांबा, तांबा एवं जिंक, निकिल तथा क्रोमियम या निकिल, क्रोमियम तथा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो आपका निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर नाइक्रोम मिश्र धातु तैयार की जाती है। और नाइक्रोम का प्रयोग जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उनमें किया जाता है। आपकी इमर्जन रोड हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, गीजर है, इन सभी में जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम में 80% निकिल एवं 20% क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रबर को वल्कनीकृत करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या सिलिकॉन? तो वल्कनाइज इंडियन रबर एक नॉर्मल रबर होता है, नेचुरल रबर, और अगर उसको हम वल्कनीकृत रबर करेंगे तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सर्विस हम केबल वगैरह में इंसुलेशन के रूप में वल्कनाइज इंडियन रबर का प्रयोग करते थे पहले। अब आजकल पीवीसी केबल का प्रयोग कर रहे हैं अधिकतर। जो पुराने वीआईआर केबल है उसमें जो रबर को वल्कनीकृत करते थे तो उसमें हम लोग सल्फर का प्रयोग करते थे। सल्फर को मिलाकर हम लोग वल्कनाइज इंडियन रबर बनाते थे। तो ध्यान रखना आप लोग, सल्फर के द्वारा वल्कनीकृत किया जाता था रबर को। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और
कहीं न कहीं अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो भी हमें कमेंट करके बताएँ कि हाँ, ये वीडियो हमारे लिए कुछ न कुछ बेनिफिट दे रहा है। ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए और हम नए क्वेश्चन के साथ जुड़े आपके साथ ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होता है। पीतल में, नाइक्रोम में, यूरेका में, ऐसी मिश्र धातु है, हमें याद रख के जाना है एग्ज़ाम में ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो हम उसको बिल्कुल सही करके आएँ। अब देखिए तांबा और ज़िंक, तांबा और टिन, तांबा, टिन और ज़िंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तांबा और ज़िंक का जो मिश्रण है उससे क्या बनता है आपका पीतल। पीतल में 66% तांबा एवं 34% ज़िंक होता है। इसकी ट्रिक है याद रखने की, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से ज़िंक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पिताजी, पिताजी से, पी से पीतल, पीतल किससे मिलके बना है? तांबा और ज़िंक से। आप कैसे भी याद रखिए, बस आपको याद रख के जाना है चीज़ें, ताकि इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 है, 32 है, तो इसके बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, 3, 4 और 6। अब शेलों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को बिठाया जाता है, तो 2n स्क्वायर के रूप में हम लोग 1, 2, 3, 4 रखते हैं और फिर पहली कक्षा में 2, फिर दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में 18, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ पर आप 2n स्क्वायर्स ये इलेक्ट्रॉन्स को रखने के अलग-अलग कक्षाओं में फ़ॉर्मूला। यहाँ पर n रखेंगे 1 तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2, जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूना 32। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18 और फिर 32, ऐसे ही अपना सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर आपको जर्मेनियम और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक दिया था 32, तो जर्मेनियम 32 को हम रखेंगे तो पहली कक्षा में आ जाएँगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आ जाएँगे 8, तीसरी में आ जाएँगे 18, तो ये टोटल हो गए 28। आखिरी कक्षा में कितने बचेंगे अब? केवल 4। टोटल 32 है, 2, 8, 18 ये तीनों मिलके हो गए 28, तो लास्ट में बचेंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। एक और चीज़, जर्मेनियम जो है वो है अर्धचालक और जितने भी अर्धचालक होते हैं, उनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है? और यदि कोई जर्मेनियम के अलावा भी अगर कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक इतना है और उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको सिंपल पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दूसरे में 8 रखना है, तीसरे में 18 रखना है, उसके बाद जो बच जाते हैं वो अंतिम कक्षा में जाएँगे। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 12 है, तो पहली कक्षा में होगा 2, दूसरी कक्षा में 8, ये हो गए 10 और अंतिम कक्षा में फिर से 2। इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन को अलग-अलग कक्षाओं में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक पूछा है आपसे, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 14, 14। अब देखिए इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में आएँगे 2, दूसरी में आएँगे 8, 8 और 2 हो गए 10, तो अंतिम कक्षा में आएँगे 4। क्योंकि सिलिकॉन क्या है यहाँ पर? एक अर्धचालक है और अर्धचालक की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करिए। अब इस चैनल पे अगर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। साथ ही एक छोटी-सी सजेशन है आप लोगों से कि आप तैयारी करते हैं, बिल्कुल मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, आपकी जो भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक में अगर डाउट लगता है, थोड़ा-सा भी डाउट लगता है कि कोई कन्फ्यूज़न है, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक स्पेशल टॉपिक के ऊपर 2 या 3 मिनट का वीडियो लेकर मैं पब्लिश करूँगा आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, ताकि इस चैनल का पर्पस ही केवल और केवल आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर 100 लोग इससे जुड़े हैं और 100 में से 2 भी सिलेक्ट होते हैं, तो उसकी के लिए बहुत खुशी होगी कि 2 लोग भी इस चैनल के माध्यम से कहीं न कहीं, किसी न किसी जॉब में लगे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।